हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बचपन में आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत सुनी होंगी और वो कहानियाँ सुनकर आपको डर भी बहुत लगा होगा। अगर आपने कहानियाँ सुनी हैं तो आपका बचपन बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि शायद आप वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्हें अपने बुज़ुर्गों से कहानियाँ सुनने का मौका मिला है। जिन लोगों ने भूत प्रेत की डरावनी कहानियाँ सुनी हैं उन्हें वो एहसास आज भी याद होगा जो उन्हें कहानियाँ सुनते वक्त होता था। वो सिहरन, वो अंधेरे का डर, वो बिस्तर के नीचे किसी के होने की आशंका, वो एहसास आज भी मन में खौफ पैदा कर देता है। वो लोग हमें ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे कि डर भी लगता और रोमांच भी आता था। उनकी कहानियों में अक्सर भूत प्रेत और चुड़ैल ही होती थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ दादा दादी, नाना नानी या फिर गांव के बुज़ुर्गों द्वारा सुनाई गई कुछ डरावनी और खौफनाक कहानियाँ। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारे बुज़ुर्गों के समय की कुछ डरावनी कहानियाँ। आज से लगभग 20 साल पहले ज़्यादातर गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, और अगर होती भी थी तो सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर समय गुल रहती थी। मेरे गांव का भी यही हाल था। मेरे गांव में बिजली तो थी, लेकिन 24 घंटे में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही रहती थी, बाकी टाइम गुल। उन्हीं दिनों में लोग ज़्यादा मिलनसार भी हुआ करते थे, क्योंकि तब आज की तरह मनोरंजन के साधन नहीं थे, जिस वजह से लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। उन्हें कहानियाँ सुनाया करते थे जो कि ज़्यादातर भूतिया हुआ करती थी। कोई कहता कि उसका सामना भूत से हुआ है, तो कोई कहता उसका सामना चुड़ैल से। कोई कहता किसी प्रेत ने उससे चूना मांगा, तो कोई कहता किसी खबीस ने उससे बीड़ी मांग कर पी। वो सभी खुद को एक दूसरे से बहादुर बताने की कोशिश करते, इसीलिए वो लोग जितनी हो सके उतनी डरावनी कहानी सुनाते। उन कहानियों में सच्चाई कितनी थी ये कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो उन कहानियों को झुठलाते भी नहीं थे, क्योंकि अगर कोई भी किसी की भी कहानी को झुठलाता तो फिर उसकी कहानी भी झूठी साबित होती। वो ठंडी के दिन थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उन दिनों दादू भैया के यहाँ चौपाल लगा करती थी। उनके घर का बरामदा बहुत बड़ा था। दिन में ही वो जलाऊ लकड़ियों का इंतज़ाम कर लेते थे, और जैसे ही सूरज ढलने वाला होता बरामदे में आग लगा लेते। जैसे ही सूरज ढलता उसके थोड़ी देर बाद ही एक एक करके दयाराम काका, लल्लू भैया, सजीवन, श्यामलाल, राजा और नीरज इकट्ठा होने लगते। उस रात भी वही हुआ। एक एक करके वहाँ नीरज को छोड़कर बाकी के सभी लोग इकट्ठा हो गए और बातें करने लगे। सबसे पहले शुरुआत की दादू भैया ने। वो बोले, जब वे जवान थे तब एक बार बैलगाड़ी से अपने ससुराल जा रहे थे। वो 40 साल पुरानी बात थी। तब ना तो ढंग की सड़क थी और ना ही बसें, मोटरसाइकिल, तो आप भूल ही जाओ। उन दिनों बैलगाड़ियों पर ही सफ़र होता था। दादू भैया बैलगाड़ी में अपनी पत्नी के साथ सुनसान रास्ते पर चले जा रहे थे। वो दोपहर का वक्त था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पीपल का पेड़ दिखा, तो उन्होंने उसी की छांव में बैठकर खाना खाने का फैसला किया। दादू भैया की पत्नी सोनाबाई ने थैले में से रोटियां और अचार निकालकर उन्हें खाने को दिया और सुराही में से ठंडा पानी निकालने लगी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत वहाँ आ गई और उसने खाने को मांगा। जब बूढ़ी औरत के बड़े बड़े लंबे और गंदे नाखून देखे और
उसने फटी पुरानी और मैली साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। उसकी कमर भी झुकी झुकी थी। उसका शरीर सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था और उसकी आवाज़ भी स्थिर नहीं थी। सोनाबाई उस बूढ़ी औरत को रोटी देने ही वाली थी कि इतने में दादू भैया की नज़र उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे रोक लिया, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से भाग गई। उसके बाद दादू भैया खाना खाने लगे, लेकिन सोनाबाई बड़बड़ा रही थी कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को रोटी देने से मना कर दिया। दादू भैया के खाना खा लेने के बाद सोनाबाई भी खाना खाने लगी। तभी वहाँ एक छोटा सा बच्चा आ गया। उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। उसके पूरे शरीर में धूल लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी धूल में लौट कर आया है। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ रो रहा था। सोनाबाई को उस पर दया आ गई और वो उसे चुप कराने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन एक बार फिर से दादू भैया ने उसे रोक लिया, जिसके बाद वो बच्चा भी वहाँ से भाग गया। जिसके बाद फिर से सोनाबाई बड़बड़ाने लगी। इसके बाद दादू भैया ने बताया कि वो दोनों पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास होता है। वो बूढ़ी औरत चुड़ैल थी और वो बच्चा खबीज था, क्योंकि वो बच्चों के रूप में ही लोगों को अपने झांसे में लेता है और जैसे ही कोई उन्हें बच्चा समझकर उनके पास जाता है और उन्हें छू लेता है तो वो उनकी गिरफ्त में हो जाता है। इसी तरह चुड़ैल भी करती है। चुड़ैल उन औरतों की आत्माएं होती है जो जिंदा रहते हुए कभी तृप्त नहीं होती। उन्हें किसी न किसी चीज़ की कमी महसूस होती है। मरने के बाद वो उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है और लोगों से चीज़ें मांगती है, और जो भी उनके झांसे में आता है वो उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खबीज को उसके दांतों से पहचाना जा सकता है, जो नुकीले होते हैं, और चुड़ैल को उसके हाथों और नाखूनों से। वो उन्हें देखते ही पहचान गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को आगाह कर दिया था। खाना खाने के बाद दादू भैया अपने ससुराल की तरफ चल दिए। जब वो जा रहे थे तब वो बूढ़ी औरत और वो छोटा बच्चा उनका पीछा कर रहे थे। दादू भैया ने उन्हें गांव की सीमा तक देखा था। दादू भैया ने अपनी कहानी ख़त्म की और चुड़ैल और खबीज के बारे में उन सब से बताया कि वो कैसे होते हैं और कैसे उन्हें पहचाना जा सकता है। दादू भैया की कहानी वहाँ बैठे सब लोग सुन रहे थे। उनके बाद अब दयाराम की बारी थी। उन्होंने अपनी कहानी की शुरुआत रात के वक्त से की। वो गर्मी के दिन थे और उनके खेत में गेहूं की फसल लगी हुई थी, जो उन दिनों एकदम हरी थी। वो दिन रात अपनी फसल की रखवाली किया करते थे ताकि मवेशी उनकी फसल न चर ले। उस रात भी वो वही कर रहे थे। खेतों के बीचों बीच एक मचान बना हुआ था, जिस पर एक चारपाई रखी थी। वो उसी पर बैठे चांद की रोशनी में अपने खेत के चारों तरफ नज़र रखे हुए थे। उनके आसपास के कुछ खेत खाली पड़े थे जिसमें फसल नहीं लगी थी, जिस वजह से मवेशी उनके खेत की तरफ आकर्षित होते थे। उस रात मवेशियों ने उन्हें बहुत परेशान किया था, जिस वजह से उन्हें भगा भगा कर थक गए थे। वो रात के लगभग 2 बजे का वक्त था। थकान ज़्यादा होने की वजह से उन्हें नींद का झोंका आ गया। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे सूअरों का झुंड उनके मचान के आसपास की मिट्टी खोद रहा है। उन्हें उनके बोलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्हें ये बात अजीब लगी, क्योंकि उससे पहले उनके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा शायद उन्होंने सपना देखा होगा। उन्होंने एक नज़र अपने खेत की चारों तरफ घुमाई और फिर से लेट गए, और उन्हें फिर नींद का झोंका आ गया। एक बार फिर उनकी नींद खुली, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा लगा जैसे मवेशियों का बहुत बड़ा झुंड है जो उनका मचान नीचे गिरा रहा है। लेकिन एक बार फिर उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। पहली बार की घटना उन्होंने नज़रअंदाज कर दी, लेकिन जब दूसरी बार भी उनके साथ वही हुआ
तो उनके मन में शंका बैठ गई कि कोई है जो उन्हें परेशान कर रहा है। कोई है से मतलब भूत या प्रेत। ये सोचकर वो परेशान हो गए, क्योंकि उनकी पूरी उम्र उसी खेती में बीती थी, लेकिन उस रात से पहले उनके साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। दयाराम काका उस घटना के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्हें अपने खेत में बहुत सारे मवेशियों की आहट सुनाई देने लगी। उनके खुरों की, उनके बोलने की, उनके सींगों से सींग टकराने की। वो आवाज़ सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों मवेशी एक साथ उनके खेत में घुस आए हों, लेकिन उन्हें एक भी मवेशी नहीं दिखाई दे रहा था। वो मवेशियों का झुंड अपने खेत में ढूंढ रहे थे, जिस वजह से वो ध्यान से नहीं देख रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने खेत के बाड़े के बाहर पड़ी, तो उन्हें वहाँ एक मवेशी की परछाई दिखाई दी। उसे देखकर दयाराम काका तुरंत मचान से नीचे उतरे और हाथ में डंडा लेकर उसे भगाने चले गए। जब वो उसके पास गए तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पर कोई भी मवेशी उन्हें देखकर डरकर भाग जाता, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़ा उन्हें घूरता रहा। जब वो उसके पास गए तो उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो उन्हें पहले भी देखा सा लग रहा था। दयाराम काका ने डंडा मारकर उसे वहाँ से भगाने का सोचा, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया, क्योंकि जब वो डंडा मारने वाले थे तब उन्हें याद आया कि शाम के वक्त घर से खेत आते हुए खेत के पास ही उन्हें चरता हुआ एक भैंसा दिखा था, जिसे भगाने के लिए उन्होंने उसे डंडे से मारा था, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला। उन्होंने उसे वहाँ से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ चरने पर था, जिसके बाद आखिरकार थक हार कर वो अपने खेत आ गए थे। और उस वक्त जो उनके सामने मवेशी खड़ा था वो वही भैंसा था। उसे देखकर दयाराम काका समझ गए कि वो कोई भूत या प्रेत है और इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बेवजह उसे परेशान किया था। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। दयाराम काका ने सोचा अब भैंसा चला गया है तो वापस नहीं आएगा, और मचान में चढ़कर लेट गए और उनकी नींद लग गई। लेकिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी गेहूं की फसल पूरी तरह कचरी हुई थी। खेत का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां फसल सीधी खड़ी हो। उस दिन के बाद फिर दोबारा उन्होंने उस भैंसे को नहीं देखा। इस तरह दयाराम काका ने अपनी कहानी पूरी की, जिसके तुरंत बाद ही दरवाजे पर एक बैल आ गया, जिसे देखकर दादू भैया का पड़पोता श्याम डर गया। उसकी उम्र उस वक्त 9 साल थी और वो भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए उन लोगों के बीच बैठ जाता था। उसे वो कहानियाँ दिलचस्प लगती थी, लेकिन डर भी लगता था। बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानता था और कहानी सुनने उन लोगों के बीच बैठ जाता था। दादू भैया और दयाराम काका की कहानी पूरी होने के बाद अब कहानी सुनाने की बारी लल्लू भैया की थी। कहानी सुनाने से पहले वो उठे और बैल को दरवाजे से भगाया। लल्लू भैया की कहानी की शुरुआत जंगल से हुई। उन्होंने बताया कि वो लगभग 10 साल पहले जंगल जलाऊ लकड़ियाँ लेने गए थे और सूखी लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर तक पहुँच गए। वहाँ तक बहुत ही कम लोग जाते थे। आमतौर पर जंगल में उन्हें जान पहचान के 1-2 लोग मिल जाया करते थे, लेकिन उस दिन वो जंगल के इतना अंदर पहुँच गए थे कि उनके अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। उन्हें वहाँ पर किसी इंसान का डर तो नहीं था, लेकिन वो सावधान थे ताकि कोई जानवर उन पर हमला ना कर दे। इसीलिए वो जल्द से जल्द सूखी लकड़ी लेकर वहाँ से निकलना चाहते थे और उन्हें एक सूखा पेड़ मिल भी गया। वो तुरंत उसके पास गए और अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटने लगे। लल्लू भैया जब वो सूखा पेड़ काट रहे थे तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, भैया सुनो, मेरी मदद कर दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो वो लोग मेरी बकरियां ले जाएंगे। लल्लू भैया ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक हट्टा कट्टा लगभग 6.5 फीट का आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद धोती पहनी हुई थी और उसके सिर पर सफ़ेद कपड़े की ही पगड़ी भी थी, लेकिन वो उस वक्त नंगे पैर था।
उस आदमी की बात सुनकर लल्लू भैया ने एक बार फिर से सर से पांव तक उसे ध्यान से देखा और बोले, भाई तुम्हें देखकर तो लगता नहीं कि तुम बकरियां चराते होंगे। भाई मेरी बात का भरोसा करो, मैं एक गड़ेरिया हूँ। मेरे पास 100 से ज़्यादा बकरियां हैं। मैं उन्हें चराने हर दिन इसी जंगल में लाता हूँ, लेकिन आज कुछ लोग मेरी बकरियां चुराने आए हैं। तुम मेरी मदद कर दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो आदमी हाथ जोड़कर बोला। उस आदमी की बात सुनकर लल्लू भैया कुछ सोचने लगे और उन्हें कुछ याद आया, जिसके बाद वो लकड़ियाँ छोड़ छाड़ कर वहाँ से जंगल के बाहर की तरफ भागे। लेकिन वो आदमी फिर से उन्हें अपने सामने खड़ा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके सफ़ेद कपड़े खून में सने हुए थे। उसका सिर फटा हुआ था जिससे खून बह रहा था। उसके पेट और गर्दन में बहुत गहरा घाव था। उस आदमी के शरीर के सभी घाव ऐसे थे जैसे किसी ने उस पर तेज़ धार कुल्हाड़ी से बेरहमी से हमला कर दिया हो। उसे देखकर लल्लू भैया बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि वो उस आदमी को पहचानते थे। वो उससे कभी मिले तो नहीं थे, लेकिन उसके बारे में बहुत से लोगों से सुना ज़रूर था। वो उनके पड़ोस के गांव का एक गड़ेरिया रामू था, जिसे कई साल पहले उसी जंगल में कुछ लोगों ने उस वक्त बेरहमी से जान से मार दिया था जब वो बकरियां चरा रहा था, और उसकी सभी बकरियां ले गए थे, जिसके बाद से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी। रामू की आत्मा अक्सर जंगल जाने वाले लोगों को दिखाई देती थी और उनसे मदद मांगती थी। ये कहानी लल्लू भैया ने बहुत बार सुनी थी, लेकिन उस दिन उनके साथ सच में वही हुआ। वो लोग कौन थे जिन्होंने रामू को मारा था? उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से रामू के सिर पर, गर्दन पर और पेट पर कुल्हाड़ी से वार किए थे, जिस वजह से उसने वहीं दम तोड़ दिया था। लल्लू भैया ने आगे बताया कि वो प्रेत बन चुका था और उस वक्त उनके पास वो कुल्हाड़ी थी जो कि लोहे की थी, जिस वजह से उस प्रेत ने उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि प्रेत लोहा छूने से डरते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन की घटना के बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। उन्हें चारों तरफ वही दिखाई देता था। आंख बंद करते थे तो अपने बगल में हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसे ही देखते थे। उनकी हालत हर बीतते दिन के साथ खराब होती जा रही थी। फिर उन्होंने अपनी झाड़ फूंक करवाई, जिसके बाद वो ठीक हुए और फिर दोबारा कभी जंगल में वहाँ तक नहीं गए। 3 लोगों की कहानी पूरी हो जाने के बाद अब कहानी सुनाने की बारी सजीवन की थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप आग की तरफ देख रहा था। क्या हुआ, तू भी सुना कुछ? लल्लू भैया बोले। क्या सुनाऊं दद्दू, मेरे साड़ू भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। उन्होंने पिछले महीने ही अपने सबसे छोटे बेटे की शादी की थी। 5 लड़कियों में वो उनका इकलौता लड़का था और शादी के 2 दिन बाद ही उसने आत्महत्या कर ली। उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वो सभी लोग लल्लू भैया को दद्दू कहकर बुलाया करते थे। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग सन्न रह गए। वो किसी बात से परेशान था क्या, या फिर उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी? दयाराम काका ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो किसी भी बात से परेशान नहीं था और ना ही उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी। सजीवन ने उनकी बात का जवाब दिया। तो फिर शादी के बाद ही ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी? राजा ने पूछा। ये राज तो उसकी मौत के साथ ही चला गया, लेकिन मेरे साड़ू भाई ने बताया था कि बारात वापस लौटने के बाद देवी देवता पूजने से पहले ही वो अपनी साली को लेकर पहाड़ वाले काली माँ के मंदिर चला गया था। उसकी साली बता रही थी कि उसने मंदिर में अपनी शादी की मन्नत मांगी थी और शादी होते ही वो वहाँ मन्नत पूरी होने के बाद चढ़ावा चढ़ाने गया था। उसके बाद वो पूरी तरह बदल गया था। वो पागल सा हो गया था। मंदिर से वापस आते वक्त रास्ते में उसे कुछ हो गया था। उसकी साली ने बताया कि सिर्फ वो दोनों ही मंदिर गए थे, लेकिन वापस आते वक्त रास्ते में वो बोलने लगा कि उसके साथ कोई और भी है।
जो उसे जान से मारने की बात कर रहा है। वो मेरे साथ चल रहा है, लेकिन उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। वो उसकी बातों को मजाक समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वो उसे डराने के लिए ऐसी बातें कह रहा है। मंदिर से वापस घर आने के बाद वो बीमार पड़ गया था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। वो गुस्से से सबको देखता और बेवजह सब पर भड़क जाता। उसी रात उसने कुएं में कूदकर मरने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया। जंगल से वापस आने के बाद से ही वो मरने की बात करने लगा था। वो बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। रात में ही मेरे साड़ू ने एक तांत्रिक को बुलाया था, जिसने एक ताबीज़ बनाकर दी थी। उसके बाद वो पूरी रात ठीक रहा, लेकिन सुबह उसने फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक बार फिर से उसके घर वालों ने बचा लिया। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उसे क्या हो गया है। वो सोच रहे थे कि शायद शादी की वजह से उसके साथ कुछ हुआ है। वो अपनी पत्नी के कारण इस तरह कर रहा है। वो उसे बचाने के लिए कुछ और कर पाते उससे पहले ही शादी की दूसरी रात ही सबके सो जाने के बाद उसने अपनी पत्नी की साड़ी से फांसी का फंदा बनाया और झूल गया। उस वक्त कमरे में वो और उसकी पत्नी ही थे, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसने कब फांसी लगा ली। सब लोग उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी को मान रहे हैं। उसे उन लोगों ने घर से निकाल दिया, लेकिन उसमें उस बच्ची का क्या दोष? सजीवन ने पूरी बात बताई। हाँ, सही कहा तूने। इसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, बल्कि उनका ही दोष है, जो बिना देवी देवता पूजे ही वहाँ गया और रास्ते में ही वो बुरी आत्मा के चंगुल में फंस गया और उसने बिना समय गवाए उसकी जान ले ली। दयाराम भैया बोले, अब क्या किया जा सकता है? जो होना है वो तो होगा ही। अरे, परेशानी वो नहीं है कि वो मर गया, परेशानी ये है कि मरने के बाद वो सबको परेशान कर रहा है। जीना हराम कर दिया है सबका। हर तीसरे चौथे दिन साड़ू के घर में झाड़ फूक करने वाले आते हैं और मनचाहा पैसा लेकर जाते हैं। उसने अपनी माँ को ही अपने चंगुल में जकड़ा हुआ है। लगता है अब वो नहीं बचेगी। उनकी बोली भी बंद हो चुकी है। उनके मुंह से सिर्फ कुछ ही शब्द निकलते हैं, मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जाएगा, मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जाएगा। इतना बोलकर सजीवन ने अपनी बात खत्म की। वो दुखी था, जिस वजह से किसी ने भी उसे कहानी सुनाने को नहीं कहा। अब कहानी सुनाने की बारी राजा की थी। वो उन सब में सबसे कम उम्र का था, लेकिन वो उन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ था। उसे भूत प्रेत से डर नहीं लगता था। उसकी कहानियाँ उन सब में सबसे ज़्यादा डरावनी और लंबी हुआ करती थी। उसकी कहानियों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता था, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कहानी सुनाता था कि कोई भी उसे नहीं रोकता था और बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुनते थे। उसकी कहानी की शुरुआत 1 साल पहले से हुई। उसने बताया कि उस दिन वो अपने ससुराल गया हुआ था और उसके साथ उसका दोस्त ज्वाला सिंह भी था। वो दोनों अपने गांव वापस आने के लिए वहां से निकले। गांव तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 बसें बदलनी थी। एक बस तो उन्हें वहीं से मिल गई थी, जिसमें बैठकर वो आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, लेकिन दूसरी बस जो वहां से मिलनी थी वो उस दिन नहीं आई थी, जिस वजह से वो वहीं पर फंस गए। वो न तो वापस ससुराल जा सकते थे और न ही अपने गांव। उस समय शाम के 6 बजे थे। ज्वाला सिंह थोड़ा दबंग था, तो वो किसी से भी नहीं डरता था और राजा भी उसी की तरह ही था, जिस वजह से उन दोनों ने उसी समय पैदल ही अपने गांव जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि पैदल चलकर घर पहुंचने में रात बहुत हो जाएगी, क्योंकि वहां से उनका घर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर था। पैदल चलते चलते वो दोनों थोड़ा थक चुके थे और प्यास भी लग रही थी, क्योंकि वो पिछले 3 घंटे से चल रहे थे। उन दोनों ने सड़क के रास्ते सीधे जाने की बजाय खेतों के बीच से सीधा रास्ता लिया। उनके पास उजाला करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चांद की रोशनी में ही रास्ता देखकर आगे बढ़ रहे थे। राजा को कुछ दूर पर कुएं की बाट दिखी। उसके पास ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। वो दोनों जल्द ही उसके पास इस आस में पहुंच गए कि कुएं के पास रस्सी और बाल्टी ज़रूर होगी, जिससे वो कुएं से
पानी निकाल कर पिएंगे। उन्होंने कुएं के पास जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उन दोनों ने उस झोपड़ी के अंदर भी जाकर देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं था। उसके अंदर देखने पर पता चल रहा था कि जैसे वहाँ पर सालों से कोई भी नहीं गया। वो दोनों थक हार कर वापस जाने ही वाले थे कि उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने अपने आसपास देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। उन्हें उस बच्चे की आवाज़ अपने मन का वहम लगी और वो फिर से वापस आने लगे। उन्होंने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही होंगे कि उन्हें फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार राजा ने झोपड़ी के पीछे देखा तो उसे 2 पेड़ों के बीच एक झूला दिखाई दिया। वो आवाज़ उसी झूले में से आ रही थी। राजा उस झूले के पास गया और देखा तो उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसने सोचा उसकी माँ आसपास ही होगी, कुछ काम कर रही होगी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वापस आ जाएगी, ये सोचकर उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ज्वाला सिंह के पास ले आया। ज्वाला सिंह ने जैसे ही उस बच्चे का मुंह देखा, उसे राजा के हाथों से छीनकर उसे नीचे फेंक दिया और जल्दी से उसे वहाँ से भागने को कहा। राजा कुछ समझ पाता उससे पहले ही ज्वाला सिंह ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। वहाँ से कुछ दूर निकलने के बाद ज्वाला सिंह ने बताया कि वो छोटा बच्चा नहीं बल्कि कोई प्रेत आत्मा थी, क्योंकि उसके 2 लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। उस घटना के बाद वो दोनों जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहते थे और तेज़ कदम बढ़ा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को मेड़ के किनारे एक औरत बैठी दिखाई दी। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और रो रही थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद वो दोनों समझ गए थे कि वो जिंदा नहीं है बल्कि कोई चुड़ैल है। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी जो उन दोनों को ही आवाज़ लगा रही थी। ज़रा रुको, मेरी मदद करो, यहाँ मेरे पास आओ। लेकिन उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। वो दोनों जब तक अपने गांव की सीमा तक नहीं पहुंच गए तब तक वो औरत उनके पीछे पीछे चलती रही और किसी न किसी तरीके से उन्हें रोकने की और अपने पास बुलाने की कोशिश करती रही। लेकिन कुएं के पास हुई घटना के कारण वो दोनों सावधान हो चुके थे, जिस कारण उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और सही सलामत अपने घर पहुंच गए। इस तरह राजा की कहानी भी पूरी हो गई। आज की कहानी में दम नहीं था, मज़ा ही नहीं आया, सजीवन बोला। तो क्या करूं? जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बताया, मैं थोड़ी ना मनगढ़ंत कहानी सुनाता हूँ। राजा ने सजीवन की बात का जवाब दिया। इस तरह एक एक करके उन सभी की कहानियाँ ख़त्म हो गई और रात के 11 भी बज चुके थे। एक एक करके वो सभी उठे और अपने अपने घर जाने लगे। दादू भैया भी दरवाज़ा बंद करने के लिए उठे। तभी शामू अलाव की तरफ इशारा करके बोला, दादू देखो तो, वो बब्बा वहाँ बैठे हैं, उन्हें भी तो बोलो कहानी सुनाने को। उसकी बात सुनकर वो सभी रुके और अलाव की तरफ देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। कौन है वहाँ? किसकी बात कर रहा है? दादू भैया, वही देखो ना, बब्बा बैठे हैं। उनके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून हैं, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं और उनके सिर में बड़ी सी पगड़ी भी है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं। श्यामू फिर अलाव की तरफ इशारा करके बोला। वहाँ मौजूद कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही सोनाबाई आई और उसे अंदर ले गई। मैंने कितनी बार कहा है अपनी पंचायत में इसे मत बिठाया करो, लेकिन मेरी एक भी नहीं मानते। उसे झाड़ते हुए सोना बड़बड़ा रही थी। दादू, वो बाबा भी अपनी कहानी सुना रहे हैं। शाम भागता हुआ बाहर आया और बोला, क्या सच में शाम को अलाव के पास कोई बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, या वो छोटा सा बच्चा अपने मन से ही बोल रहा था? और अगर सच में वहाँ पर कोई था और कहानी सुना रहा था तो वो क्या बोल रहा था और वो वहाँ क्या करने आया था? अगर आपको ये जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गांव की चौपाल अब उठती है। मतलब
आज ये कहानियाँ यहीं तक थी। अगर आपको इस तरह की और कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। आपके लिए गांव की चौपाल फिर से बैठेगी और फिर से पुराने समय की डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ सुनने को मिलेंगी आपको। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वो भी क्या दिन थे ना, जब स्मार्टफोन ना टीवी, तब हम सब एक परिवार हुआ करते थे और साथ में बैठकर बातें करते थे। और अब देखो, हर हाथ में एक मोबाइल है और वो अपने आप में ही मस्त है। खैर, वो समय तो हम आपके लिए वापस नहीं ला सकते, लेकिन ऐसी उस समय की कहानियाँ ज़रूर ला सकते हैं आपके लिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।